नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान SSP ऑपरेशन लाहौर फैसल शहजाद हैं, जो अपनी प्रोफेशनलिज्म और खुश मिजाजी के हवाले से जाने जाते हैं। अपनी ज़ाती ज़िंदगी और ईद उल फितर के मौके पर पुलिस ने शहरियों की हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किए हैं, इस ज़िमन में उन्होंने क्या कहा, आप भी जानिए। अच्छा, सारी बातें तो होती रहेंगी आपसे, लेकिन ईद है, ईद उल फितर बड़ी खूबसूरत हमारा दिन है। तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, आपकी ईद कैसे गुजर रही है या कैसे गुजारेंगे? जी, मैं जब से पुलिस में आया हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 इयर्स, तो हर ईद पे हमारी बड़ी ही सख्त किस्म की ड्यूटीज़ होती हैं। आपको पता है कि एक तो हम तमाम मुसलमान हम अपने एतकाफ़ से अपने प्यारों को उठा रहे होते हैं, साथ ही साथ जो हमारे घर के बच्चे, ख़वातीन और दूसरे लोग जो है वो मार्केट्स की तरफ उनका रुख होता है ख़रीदारी के लिए। फिर इसके साथ कुछ मन चले होते हैं, वो भी चांद रात को सड़कों पे निकल आते हैं। तो हमने एक बड़ा ही फाइन बैलेंस मेंटेन करना होता है, हमने सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। इसके साथ साथ एक बड़ा चैलेंज हमारा क्राइम का होता है कि मार्केट्स में लोग ख़रीदारी करने आ रहे हैं तो कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए किसी के साथ, कोई ऐसी राजनी डकैती, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। तो इन सब को सामने रखते हुए हमारी ड्यूटीज़ इन प्लेस होती हैं, जिसमें हमारे कांस्टेबल से लेके तमाम सीनियर ऑफिसर्स तक तमाम लोग हम ऑन टोज होते हैं। और ईद में अगर आप ये पूछें कि कब जाके हमको थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तो वो जब हम तमाम शहर में ईद की नमाजें पढ़ा चुके होते हैं, तो उसके बाद फिर जाके हम अपनी एक ईद नमाज हमारी पुलिस लाइंस में होती है, जिसमें IG साहब जो है वो खुद शिरकत करते हैं, वहाँ तमाम जवानों के साथ वो नमाज अदा की जाती है। और उसके बाद फिर हम कुछ घंटे हम रिलैक्स होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसके बाद फिर पार्क्स की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है कि पार्क्स में बहुत ज़्यादा रश होता है शाम के टाइम पे, तो हम असर के बाद से फिर दोबारा पुलिस जो है वो हम हज़ारों की तादाद में जितने भी लाहौर के बड़े बड़े पार्क्स हैं उन पे हम ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, आने जाने वालों को चेक करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ईद का जो सबसे अहम पकवान होता है यानी सेवियां, वो सेवियां तो आप मिस कर जाते हैं? जी, वो मिस करते हैं, बिल्कुल साल से मिस कर जाते हैं। साल से मिस कर रहे हैं। और ईद पे खास तौर पर ये जो दिन होता है, ये फैमिली के अंदर गुजारना होता है, आपने हर शख्स गुजारता है, तो फिर आप फैमिली को भी मिस करते हैं? जी डेफिनेटली। अब तो खैर बच्चों को आदत हो गई है कि ईद नमाज के बाद फिर होता है कि जब हम अपना ये करके फिर जब घर जाते हैं तो फिर बच्चे भी तब तक तैयार होते हैं, तो उनके साथ वक्त गुजारते हैं। कोई मेहमान आ गए, आप किसी की तरफ चले गए शाम तक, तो वो ईद का दिन जो है वो उसमें चांद रात को फिर बच्चे दे आर एट देयर ओन, वो हम उनको सिर्फ यही कहते हैं कि बस आप जो है वो करें। अच्छा, कहते हैं कि जब आप पुलिस वाले हो जाते हैं तो वर्दी पहन के और चोर और डाकू को देख के सारा, तो आपके माइंड सेट भी शायद उस तरह हर वक्त उसी तरह रहता है और एक आम इंसान की तरह होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। दोबारा से जब कभी इस तरह की ईद का डे आता है या कुछ आता है तो ये फीलिंग्स होती हैं, मुश्किल हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है काफ़ी हद तक कि आपके पास जितनी भी चीज़ें ट्रैवल करके आ रही हैं, मेरा नेचर ऑफ जॉब ही इस तरह का है कि इसमें जितनी भी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें ही ऐसी हैं कि जो एक आम इंसान नहीं देख पाता। जुर्म है, कत्ल है, लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, रिश्तेदार भाई का खून कर रहा है, तो उसमें ये एक नेचुरल सी बात है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो बड़ा अहम है। हमारी कोशिश ये होती है, अगर मैं सिर्फ आपसे अपनी बात करूँ, मेरे अपने सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी बात करूँ, हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो अपनी ह्यूमन साइड है, जो हमारी फैमिली वाली साइड है, उसको हम इस तरह से मेंटेन करें कि हम अपने उन दोस्तों को कि जो पुलिस से हटके हैं उनके साथ वक्त गुजारें, जब भी वक्त मिले अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। फिर मेरी ज़ाती तौर पे कोशिश होती है कि जब भी मैं ऑफिस में होता हूँ तो मेरे पास जितने भी लोग मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के आते हैं तो मैं उनके मसाइल से हटके भी उनसे गुफ्तगू करता हूँ। उससे भी एक नॉर्मलसी का आंसर आता है। एक तो ये कि आपको जनरल पल्स मिल रही होती है, पूरी आपकी सोसाइटी की पल्स मिल रही होती है, फिर आपको नई से नई चीज़ों का पता चलता है। मेरे अपने जो दोस्त हैं वो डॉक्टर्स हैं, मेरे क्लास फेलोज जो है इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ, उनसे बैठता हूँ, उनके इश्यूज, उनकी जिंदगियाँ, उनकी फैमिली लाइफ, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन करने का मौका मिलता है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जब मैं CSS करके जब मैं पुलिस सर्विस में आ गया तो बुक बिल्कुल मेरी ज़िंदगी से आउट हो गई हर वक्त फील्ड में, और वो तो मेरा बुक से बड़ा मुझे था भी कि यार मैं ज़िंदगी में सोचता था कि मैं दोबारा मैंने इसके साथ बुक रीडिंग, हम CSS की तैयारी में बहुत ज़्यादा, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जब फील्ड में आ जाते हैं तो फिर बुक से हम दूर हो जाते हैं। बुक रीडिंग को मैंने दोबारा फिर प्लान करके मैंने स्टार्ट करने का तैयार किया और इसको एग्जीक्यूट करने में मुझे कुछ साल डेढ़ लग गया। मैंने सोचा, इरादा किया, करते करते अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रोज कोई तकरीबन 40 से 45 मिनट कोई
एक बुक जो है वो ज़रूर पढूं। अच्छा, अब उससे ये हुआ कि उस बुक रीडिंग की आदत से आपका जो है वो एक जो आपका सवाल था, वो जो एक आप कह लें कि एक नॉर्मलसी का आंसर जो है वो आपके अंदर इंट्रोड्यूस होता है। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस करके आप अपने आप को, ये जो एक सैड ह्यूमन साइड है, उससे आप अपने आप को डिटैच, थोड़ा सा ड्राई सा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, डिप्रेसिंग होती हैं चीज़ें, वो आपकी शख्सियत पे असर करती हैं। मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, बुक रीडिंग करता हूँ, फैमिली, दोस्त, जब भी मौका मिलता है इन सबको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैलेंस करके टाइम दूँ ताकि मैं खुद नॉर्मल रह सकूँ। स्पोर्ट्स कौन सी करते हैं? मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, टेबल टेनिस खेलता हूँ। बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बहावल नगर से जी। बहावल नगर से। बहावल नगर से CSS करने का पहले सफ़र वो कैसे रहा? मेरे से पहले जी, हमारा अपना स्कूल है, मेरे दादा ने वो स्टैब्लिश किया था। आई वॉज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो उस स्कूल का ही मैं स्टूडेंट था। मेरे चाचा मेरे से पहले उन्होंने CSS किया, उनसे इंस्पायर होकर फिर मैंने किया 2008 में CSS और मेरी 11th पोजीशन थी। फिर मैंने पुलिस सर्विस वाज माय फर्स्ट चॉइस, वो मैंने अडॉप्ट की। उसके बाद आप इंजीनियर भी थे? मैं इंजीनियर, मैं पाकिस्तान मर्चेंट नेवी में था। आई वॉज इन पाकिस्तान मर्चेंट नेवी, आई वॉज देयर फॉर 4 years। वहाँ से मैंने मेरीन इंजीनियरिंग की एंड देन वन डे आई डिसाइडेड कि आई डू नॉट बिलोंग टू दिस फील्ड और मुझे सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। फिर मैंने कहा, अच्छा, वन डे जो अपनी बात की, मैंने कुछ लोगों को मिला, मतलब काफ़ी सारे पुलिस के अंदर मुझे नज़र आते हैं कि बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर थे। डॉक्टर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग के बाद आप डॉक्टर बनते हैं और बहुत ज़्यादा एक आपकी इस रियासत का पैसा भी आप पर लगता है और फिर आप एक डॉक्टर होता है। लेकिन वो डॉक्टर भी CSS करके इस तरफ आ गए। तो क्या वजह है कि डॉक्टर या इंजीनियर जो हैं वो पहले इंजीनियर बन जाते हैं, फिर डॉक्टर बन जाते हैं, फिर वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इस तरफ आ जाते हैं? इसकी दो मैं वजूहत, एक तो जनरल सर्कमस्टेंसेस हैं और एक मेरी अगर पर्सनल सर्कमस्टेंसेस हैं। जनरल में बात करूं तो हमारे यहाँ इंजीनियर्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा ख़ास सालों के अंदर स्लम्प रहा, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जॉब्स नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि लोग जो है वो उसकी तरफ आए। फिर डॉक्टर्स के अंदर भी एक बड़ा रुझान, उसमें एक फिर पर्सनल चॉइस भी होती है। नेचुरली मैनेजमेंट से रिलेटेड एक जॉब है जिसको हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ा आइडियलाइज किया जाता है। सिविल सर्वेंट्स को बहुत ज़्यादा पब्लिक आइडियलाइज करती है, तो उसकी वजह से भी फिर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो है वो इस तरफ आते हैं। जहाँ तक अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरा एक ये था कि जब मैं मर्चेंट नेवी में था तो एक थॉट प्रोसेस आपका चल रहा होता है, उस फील्ड की अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स थे, अपने चैलेंजेस थे। तो मुझे लगता था कि मेरी जो शख्सियत है, जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ मैं महसूस करता हूँ, वो मुझे सिविल सर्विसेज के अंदर जाके मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं उस तरह से अच्छा परफॉर्म, आप कह रहे हैं कि आप एक जॉब इंसान को वो करनी चाहिए जिसको आप एंजॉय करें। मेरा मानना है जहाँ पर मन लगे, आपका दिल लगे, वो काम करे जिसको करते हुए आप। अब मैं आपको बताऊं फ्रैंकली कि मैं अगर 16-17 घंटे दिन के गुजारता हूं ना फील्ड में, यूनिफॉर्म पहने रखता हूं और 6-7-8 घंटे जाके रेस्ट करता हूं, तो मैं बिल्कुल इसको एंजॉय करता हूं। आई लव डूइंग माय जॉब। थकन होती है आप, लेकिन ये एक लाइफस्टाइल है और इस लाइफस्टाइल को मैं पसंद करता हूं कि मैं जिस तरह की मेरी शख्सियत है कि मैं ये चाहता हूं कि हर वक्त जो है वो इंसान किसी ना किसी चैलेंज में घिरा रहे। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जाके कोई ना कोई। लेकिन कुछ लोग तो थक जाते हैं ना, वो कहते हैं यार क्या स्टीरियोटाइप की लाइफ है, वही सुबह आओ थाने में और फिर पीछे भागो, या अपने ऑफिस आओ फिर क्रिमिनल्स के पीछे भागो। तो कुछ लोग उससे थक भी जाते हैं। ये उम्र के उस हिस्से में मौजूद लोग होंगे कि जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो फिजिकली भी अब वो उस तरह से, शायद मैं जो अभी आपसे बातें कर रहा हूँ आने वाले 7-8-10 सालों में मैं भी शायद इसी उस पर खड़ा हो जाऊँ कि ज़ाहिर है जब बच्चे बड़े हो जाएं, फिजिकली आप उतने अलर्ट ना रहें, आप उतने हेल्दी एक्टिव ना रहें। लेकिन अभी मैं जिस एज के जिस हिस्से में हूँ और जिस रैंक पे हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द जितने पुलिस ऑफिसर्स देखता हूँ, मैं मेजॉरिटी को पाता हूँ कि दे आर ऑल वेरी एक्टिव एंड वो सारे इन चैलेंजेस को हेड ऑन लेने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनकी शख्सियत के अंदर ठहराव होता है, वो कहते हैं कि जी हम आराम से बैठें, बुक्स पढ़ें फील्ड में, उस तरह से वो बिल्कुल वो भी बिल्कुल एक आप कह लें कि पूरी एक वो क्लास है जो कि एग्जिस्ट करती है, वो फिर फील्ड में बाय चॉइस नहीं रहते। अच्छा, पुलिस के अंदर भी दो बड़े शोबे हैं। इसके अंदर एक तो आगे इन्वेस्टिगेशन, एक आगे ऑपरेशन जैसे एक्टिव ऑपरेशन सारा कुछ, और एक इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा और तरह का है। तो आपको इसमें ये नहीं लगता है कि ज़्यादा जो ऑपरेशन का विंग है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए, और आपको जिस तरह आप फील करते हैं कि यार ये मेरे लिए बेहतर है, तो यहाँ ज़्यादा बेहतर कंफर्टेबल फील करते हैं, या अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में भेज दिया जाए तो उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे? मैं वैसे दोनों में ही कंफर्टेबल फील करूंगा, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स टाइम नहीं है ऑपरेशंस में आपके पास डिसीजन मेकिंग के लिए, और इन्वेस्टिगेशन में आपके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम है। मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट इस तरह से कर देता हूँ कि हमारे पास ऑपरेशंस में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस बनती हैं, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ होती हैं, क्राइम हो रहा
होता है, प्रिवेंशन करनी है क्राइम की, आपने बड़े जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने होते हैं, आपकी रूटीन भी इस तरह की होती है कि आप 10-12 घंटे जो है ना वो एक्टिव गुजार रहे होते हैं दिन में। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक ऑफेंस हो गया, अब आपने उसको ट्रेस करना है। उसमें कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपने बड़ा फॉली उसको वो करना है, सिर्फ बच्चों के साथ सॉडमी के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, उसमें हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम सब कुछ छोड़ के इनको विद इन आवर्स जो हम इनको अरेस्ट करें। उसके अलावा जो जराइम होते हैं उसका एक ड्यू प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। आपने सीसीटीवी फुटेज लेनी है, आपने जो एविडेंस कलेक्ट करनी है, आई विटनेसेस हैं उनको इंटरव्यू करना है, तो वो एक रोबोटिक अंदाज में सारी चीजें चल रही होती हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है। इन्वेस्टिगेशन रिलेटिवली आप कह लें कि वो एक आप कह लें कि उसमें उस लेवल का प्रेशर नहीं होता जिस लेवल का ऑपरेशंस में होता है, क्योंकि उसमें ऑपरेशंस में एकदम से चीजें खराब हो जाती हैं। आपका एक गलत डिसीजन, आप 1 मिनट लेट हुए और चीजें आपके हाथ से निकल गई। चूंकि आपने कहा टाइम बहुत थोड़ा सा होता है, तो उसमें चांसेस ऑफ एरर जो है या चांसेस ऑफ मिस्टेक वाइल टेकिंग डिसीजन जो वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ऐसे में गलत कोई फैसला हो जाए और बाद में आपको फील होता है कि यार ये फैसला गलत हो गया, फिर कैसा फील करते हैं? वो नेचुरली इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मैं तो इसको एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस समझता हूँ। एक चीज़ मैं एज अ पर्सन अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं जब भी डिसीजन मेकिंग करता हूँ ना तो मैं मशवरे से करता हूँ, और वो मशवरा मैं अपने एक कांस्टेबल से भी स्टार्ट करके तो मैं ऊपर तक लेके जाता हूँ। मैं उसमें अगर कोई एक कांस्टेबल जिसको 30 साल मेरी फोर्स में हो गए हैं, एक ASI, एक सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, अगर उनको 20-25 साल हो गए हैं, मेरे से दुगना तजर्बा उनको फील्ड में हो गया है, तो मैं बिल्कुल उनसे मशवरा करता हूँ। और उसके बाद फिर मशवरा करने के बाद जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो मेरा अपना होता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है पुलिस के अंदर कि एक लेवल पे अगर एक डिसीजन आप लेते हैं और वो खराब हो गया है तो इसके अंदर ऑटो करेक्टिव का एक मैकेनिज्म है पूरा, वो मौजूद है। जिस तरह एक SHO है, वो अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर एक DSP साहब है, उसके ऊपर फिर एक SP साहब है, फिर SSP, फिर DIG साहब, फिर तो हमारा वो जो ऑटो करेक्टिव का मैकेनिज्म है वो हमारा वो एक्टिव हो जाता है, तो उसमें काफी हद तक चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ मिस्टेक्स, आपकी बात ठीक है कि वो नहीं ठीक हो पाती हैं, उनको फिर हम मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको हम आगे रिपीट ना करें, ऐसी गलतियों को, उनसे लेसन लर्न करें। वो जो हमारी एक पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस की एक हमारी प्रैक्टिस है वो हम करते हैं कि उसको रिपीट ना होने दें। जब पढ़ते थे कितने घंटे पढ़ते थे? मैं अगर आपको बताऊं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ साथ में, तो मेरा कोई इस तरह नहीं होता था कि जी कोई पेट रूटीन है सुबह इतने बजे से लेकर रात इतने तक। मैं प्रोडक्टिव आवर्स अपने स्टडी के एंजॉय करता था। मैं सुबह अगर 3 घंटे मैंने पढ़ा है तो वो फिर मैं प्रॉपर सिंगल माइंडेड होके फोकस्ड होके पढ़ता था। फिर उस दौरान फिर मैं मूवीज़ में ज़रूर देखता था, इंग्लिश मूवीज़, स्पोर्ट्स में ज़रूर करता था अपनी स्टडीज़ के साथ। ये 2 चीज़ें मैंने साथ चलाई हैं। ये मैं कोई उस तरह का होता है ना कि जी आप हर वक्त किताबों में घुसे रहें। मेरा मानना ये है कि आप फिजिकली फिट होंगे, आप मेंटली हेल्दी होंगे, तो जो बुक आप पढ़ रहे हैं उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो मेरा तो इस तरह का स्टाइल था। तो जब ये जो स्टडी करते थे, CSS की जो स्टडी है वो तो डेफिनेटली वो 2-3 घंटों वाली नहीं, वो तो ज़्यादा है। एक वो कितनी करते थे फिर आप? इसमें मैं थोड़ा सा ना, मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक बच्चा जब बचपन से किताबें पढ़ना शुरू करता है ना तो वो एक नॉलेज उसके अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। ऐसे बच्चे जो अपने बचपन में अच्छा पढ़ते रहे हों, तो जब वो CSS की तैयारी पे आते हैं तो उनको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत या कोई उनके जो आप स्टडी आवर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हुई होती हैं। तो वो 6-7 घंटे भी अगर पढ़ें तो वो कर जाते हैं। एक वो स्टूडेंट्स का एक वो ग्रुप है कि जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं की हुई होती इतनी ज्यादा, वो जब CSS में आते हैं तो उनके सामने फिर एक बड़ा पहाड़ जैसा चैलेंज होता है, वो फिर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये 2 ग्रुप्स में मैं अपने तौर पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ। CSS में कामयाबी का गुर मैं चाहता हूँ कि आप चूँकि आपने CSS किया तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, नौजवान तबका जो आपको देखे और आपकी तरफ बनना चाहे, तो उसको CSS में कामयाबी के कौन से आपको लगता है कि ये कीज़ हैं जी, अगर ये आप ताले में लगा देंगे तो ताला खुल जाएगा? एक तो आपकी जो बुक रीडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारा ये है कि पेट हम किताबें 2-3 पढ़ लेते हैं और हम समझते हैं कि उससे एक तो आपकी जो है वो स्टडी के अंदर डेप्थ होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। आपको खासकर जो हमारे फॉरेन राइटर्स हैं उनको पढ़ने का ट्रेंड नहीं है, उनको ज़रूर पढ़ें, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप जो पढ़ें उसको आप कम्युनिकेट कैसे करें। इसके 2 ही तरीके, आप बोल के कम्युनिकेट करते हैं या आप उसको लिख के करते हैं। आपका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जो सोचते हैं, जो आप उसको अपने एग्जामिनर को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर उसके लिए आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स आप वो सही नहीं कर पा रहे तो आप मुद्दा बयान नहीं कर पाएंगे सही। तो मेरा ये ख्याल है कि आपकी वैरायटी हो बुक रीडिंग के अंदर, डेप्थ हो आपकी, और फिर आप जो जिस तरह से उसको कम्युनिकेट करें वो एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पहला गुर।
दूसरा मेरे नज़दीक ये है कि जो बुक रीडिंग आप कर रहे हैं, जिसको मैं स्मार्ट वर्क का नाम देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है आपका जिस पे आपने 5 डिफरेंट बुक्स पढ़ी हुई हैं। अब जब आप उस टॉपिक को एनालाइज कर रहे हो तो उन बुक्स को आप और उनके राइटर्स को आप ज़रूर रेफर करें, बाई नेम रेफर करें, ताकि आपके एग्जामिनर को पता हो कि ये आप हवा में तीर नहीं चला रहे, आपने ये बुक्स यहाँ से पढ़ के, इनकी ओपिनियंस को पढ़ के आपने फिर अपनी ओपिनियन बनाई है, उसके बाद फिर आप अपनी एक ओपिनियन दें। तीसरी गुर की बात जो मेरे नज़दीक बड़ी अहम है CSS के एग्जाम के अंदर, वो ये है कि एग्जामिनर जब आपका पेपर एग्जामिनर के सामने आए तो उसको आपका पेपर पढ़ने पे वो मजबूर हो जाए। अब वो कैसे मजबूर होगा? वो इस तरह से कि जो आपके पेपर का फॉर्मेट है वो बड़ा कैची होना चाहिए। आपको इस तरह से साफ सुथरे अंदाज में लिखना चाहिए कि वो आपका जब पेपर पढ़ता जाए तो उसको आपकी बात फौरन समझ आती जाए। उसमें अच्छा आप जो है वो कलर स्कीम हो, आपका ब्लैक ब्लू आप पेन यूज़ करें, आप उसमें अच्छा मार्जिन दे के आप उसको लिखें, फिर उसमें पैराग्राफिंग करें, फिर जो कोट्स हैं वो आपकी बहुत अच्छी हों। मतलब आपका पेपर पढ़ के आपके एग्जामिनर को पता चले कि यार मैं किसी जो है पेपर पढ़ रहा हूँ। तो ये मेरे नज़दीक है। फिर उसमें एक और चीज़ जो मैंने देखी कि आप जो CSS के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हर एक की अपनी एक फ़िलासफ़ी है, हर एक का अपना एक तरीक़ाकार है। आप ये जानें कि आपकी शख्सियत क्या है, आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं और आप किस तरह से आगे इसको लेके चलेंगे। अकेडमीज़ में चले जाते हैं लोग, वो सारा करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर ओन वॉर एंड यू हैव टू फाइट इट विद योर ओन वेपन्स। आप देखें कि आपके वेपन्स कौन से हैं, आप कौन सा वेपन आपका वीक है, कम्युनिकेशन वीक है, रीडिंग वीक है आपकी, आपका नॉलेज उतना नहीं है, उसको ओवरकम करें और फिर आप जंग लड़ने जाएं। इंटरव्यू में वहाँ पे कामयाबी के कौन कौन से तरीके हैं? देखिए तो बहुत सारे लोग वहाँ रह जाते हैं जाके। जी बिल्कुल, एक तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके आइडियाज़ के अंदर। आप जिस बात पे भी खड़े हैं ना, उस बात पे आपके पास सॉलिड आर्गुमेंट्स हो, वो चाहे आपके नज़दीक बाकियों को वो गलत लग रही हो, लेकिन आप अगर उस पर कन्विक्शन के साथ खड़े हैं तो फिर आप उसमें आर्गुमेंट्स दें, उसमें एम्बिग्यूटी ना हो कि जी ये नहीं अच्छा नहीं, ये इस तरह नहीं, इस तरह अच्छा, ये ऐसे भी इस तरह नहीं। क्लैरिटी हो बिल्कुल। नंबर 1 क्लैरिटी ऑफ थॉट। नंबर 2 जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप एक टॉपिक जिस पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको चीज़ों का बड़ा क्लियर आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी बात जो मेरे नज़दीक बड़ी अहम है, अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज ना हो तो उसमें बिल्कुल भी आप तबाज़माई ना करें, आप बिल्कुल फ्लैटली बता दें कि मैं सर माजरत चाहता हूँ, मैं इस पर मैं अभी इस पर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसे पढ़ा नहीं है, बजाय इसके कि आप इधर उधर की फजूल बातें करें। तो मेरे नज़दीक आपको, और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको इस पर वर्क करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स अपने बोलने में अगर उनको ये महसूस हो कि जी मैं उस तरह से वो बात नहीं कर पा रहा, तो उसको बाकायदा प्रैक्टिस करनी चाहिए। शीशे के सामने खड़े होकर बात करें, अपने साथ एक पार्टनर एंगेज करें, उस पार्टनर के साथ आप बात करें। जो हमारे TV प्रोग्राम्स पे जो अच्छे फॉरेन एंकर्स हैं, लोकल पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का स्टाइल, जो आप वो सारी चीज़ें आपने अपनी इंटरव्यू स्किल्स के अंदर आपने अडॉप्ट करनी होती हैं। अच्छा, पुलिस के अंदर किसके काम से आप मुतासिर हुए? बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ मैंने काम किया अपनी सर्विस के अंदर। मैं अगर नाम लूँ नासिर दुरानी साहब का, तो मैं जिनसे मेरी प्राइमरी इंस्पिरेशन, चूँकि मैं ASP था तो तब से उनके साथ हम ही वॉज IG KPK, फिर मैं उनके साथ DPO भी रहा डिस्ट्रिक्ट्स में। पुलिसिंग में उनकी ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि जी आप उनसे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए? सबसे पहली बात, ही वॉज वेरी मेथोडिक, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोचते थे। वो पुलिस के प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की बात करते थे, जो एक सबसे बड़ी जो चीज़। फिर बाद में हमारे में अगर IG साहब जो हमारे पंजाब में अभी गुजरे हैं, मैं आरिफ नवाज साहब रहे हैं, अभी हमारे जो मौजूदा IG साहब हैं शुएब दस्तगीर साहब, अभी जो फोकस है वो वही है जो जिसकी तरफ मैं रेफर कर रहा हूँ कि हम अपने पुलिस के प्रोसेसेस को इम्प्रूव कैसे करें जिससे हमारा एंड प्रोडक्ट इम्प्रूव कर जाए। बात ये है कि जब हमारा क्लाइंटेल पब्लिक है, अगर हमारी क्लाइंटेल के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है पुलिस से रिलेटेड, तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई गलती है। तो हम जब अपनी सर्विस के इनिशियल डेज में हम जब नासिर दुरानी साहब के साथ अटैच हुए और जब उनका ये फलसफा हमने देखा और हमने अपने तमाम प्रोसेसेस को जब हमने रिविजिट किया और हमने देखा कि यार इसमें तो वाकई बहुत सारे फ्लॉज हैं, कि जब एक आम शहरी थाने में आता है, थाने में आने के बाद जब वो हमसे एंगेज होता है तो वो जो प्रोसेसेस पुलिस कंडक्ट करती है उनका जब वो कंक्लूड होते हैं तो एक शहरी डिससेटिस्फाइड है। मैं इस पर आपसे मजीद बात करता हूँ। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो हमारी इनके साथ मजीद बात होगी। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, आपने यहाँ पर एक किताब भी लगाया हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि जी अल्लाह ताला का हुक्म है जिसमें कि इंसाफ के साथ फैसला करो, और अल्लाह ताला इंसाफ को पसंद करता है। तो ये आयत जो है, आपको नहीं लगता कि अगर आप इस पर अमल करेंगे पुलिस के अंदर, पाकिस्तान के इस वक्त के सिस्टम के अंदर, तो बहुत मुश्किल है? मेरा ख्याल है कि मुश्किल है लेकिन करना है। आपको वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने भी फरमाया ना कि अगर आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं और आपको मुश्किलात पेश नहीं आ रही तो फिर आप देखें कि आप वाकई सीधे रास्ते पे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप सीधे रास्ते पे चलेंगे तो मुश्किलात तो आएंगी। अब आपने उनको फेस भी करना है और आपने इंसाफ भी करना है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान का मुआशरा इस वक्त जिस तरह का है, आपको लगता है कि हम सिस्टम के साथ इस तरह चल सकते हैं मज़ीद? मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। हमें इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, हमने इसे तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल करना है, तो हमें बहुत ही बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। हमारे तब्दीली कहाँ पे चाहिए हमें? हमारे जो सिस्टम्स हैं उन तमाम के तमाम सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप ये देखें कि जो हमारा मैं अगर अपने महकमे की पुलिस की बात करूं तो ये आपको पता है कॉलोनियल दौर से ये सिस्टम पूरा चलता हुआ आ रहा है। अभी इसके अंदर पूरी दुनिया की जो पुलिस है वो देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम अभी तक वही हमारा जो कॉलोनियल एक सेटअप है हम उसी के अंदर चलते आ रहे हैं। एक तो बड़ी ही मेजर किस्म की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन हम रिफॉर्म्स की बात तो करते हैं, उससे जुड़ी एक बड़ी अहम बात हम इग्नोर कर जाते हैं, और ये है कि रिफॉर्म्स की जो है ना वो एक कॉस्ट होती है। उसके साथ जो रिफॉर्म्स के साथ जो फाइनेंशियल कॉस्ट जुड़ी हुई है, जब तक आप वो बियर करने के लिए तैयार नहीं है और वो नहीं आप करेंगे तब तक आप रिफॉर्म्स को आप नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अगर अपने शहरियों को एक मॉडर्न पुलिस का सिस्टम देना है, या इससे हट के जितने भी हमारे दूसरे सिस्टम्स हैं वो अगर मॉडर्न सिस्टम्स हमने देने हैं तो उनकी कॉस्ट है। अब ये गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज करना है कि वो किस सिस्टम को, अब देखें हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है। देखा है पुलिस के अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट ही है, वो कहते हैं जी जो गोरे का बनाया हुआ निज़ाम है वो अच्छा, उसी तरह हम अपनी सोसाइटी को चलाते हैं। मैं तो उससे बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि देखें जो बिजली थी वो मोमबत्ती की कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट से नहीं बनी थी, वो एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ थी जिसने आके उसको रिप्लेस कर दिया। मेरा मानना ये है कि पुलिस के तमाम प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है। अब वो दौर है कि जब आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए आधा पुलिसिंग का काम कर सकते हैं। अब मैं आपको मिसालें देता हूँ छोटी छोटी। पतंगबाजी लाहौर में बहुत ज़्यादा होती है। अभी ऑन ग्राउंड ये हो रहा है कि जी हमें इत्तला मिलती 15 पे कि जी फलानी छत पे एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। अब यहाँ से पुलिस पार्टी जाती है, जाके उस घर के दरवाजे से गुजर के छत पे चढ़ती है और उसको पकड़ लेती है, पकड़ के नीचे लाती है, पतंग बरामद करती है। अब बात ये है कि इसमें पब्लिक इमेज कहाँ गया? मुझे ये बताएं कि अब 10, 11, 12 साल का बच्चा जिसको उसकी माँ के सामने आप पकड़ के लेके आ रहे हैं और जो है उसको वो उसके घर की छत से ला रहे हैं उसको, तो अब मुझे ये बताएं, और फिर उसमें छत पे गया है ही कोई, वो भाग गया, और दूसरी छत पे गया, तीसरी पे गया, वो भाग गया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इसमें क्या इमेज बिल्डिंग होगी? नहीं हो सकती। अब उसमें एक बड़ा सादा सा तरीका है, आप इस तरह से करें कि आपके लाहौर के अंदर आप 10 से 12 ड्रोन्स लें और वो ड्रोन्स लाहौर पुलिस के पास हो, वो ड्रोन्स के जरिए आप इसको सारी चीज़ को इसकी सर्विलेंस करें। जहाँ जहाँ पतंगबाजी हो रही हो वहाँ आपके यूनिट्स रिस्पॉन्ड करें, उनके पेरेंट्स को एंगेज करें, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। देखिए आप इसमें हो जाएगा वो बड़ा आसानी से, उसमें कहीं कोई ऐसा बैकलैश भी नहीं आएगा। फिर अगर कोई उस पर एतराज़ भी करता है, आपके पास वीडियो है, रिकॉर्डेड है उसकी सारी एक्टिविटी के, जी ये देखिए, वो आप कोर्ट ऑफ लॉ में भी उसको कन्विक्ट करवाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये तो एक मिसाल होगी ना। इसके साथ साथ देखिए पूरी दुनिया के अंदर अब ह्यूमन इंटरवेंशन, आप इस तरह से कह लें कि अब स्मार्ट सर्विलेंस का दौर है। आप जब भी किसी को रोकें तो फिर आप सॉलिड प्रोफाइलिंग और सॉलिड एविडेंस के साथ रोकें। अगर मैं नाकों की बात करूं, अब हमने पूरे शहर के अंदर नाके लगाए हुए हैं। अब एक नाके के ऊपर लंबी लाइनें लग जाती हैं, आप उस नाके के ऊपर फिजिकली लोगों को गाड़ी से उतार के चेक कर रहे होते हैं। क्या ही ये बेहतर ना हो कि आपका मॉडर्न सिस्टम हो जिसके जरिए आपके कैमरास के जरिए आप ऐसे कनेक्टेड हों कि आप उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी देख रहे हो, आप उनकी गाड़ी वो चोरी की है या नहीं है वो सारी भी देख रहे हो। जिस तरह का एक सेफ सिटी का एक पूरा प्रोजेक्ट जो है जी, वो पूरा कॉन्सेप्ट अभी इन प्लेस है लाहौर के अंदर। अब उसमें भी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं। वो जो एक जिस विजन के साथ वो एनविसेज किया गया था और वो एग्जीक्यूट उसको करने की कोशिश की गई, अब वो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से अब वो भी उसको भी बहुत सारे, और उसकी वजह से फिर हमें इश्यूज आ रहे हैं ऑन ग्राउंड। जो सेफ सिटी से हमें हेल्प एक मिलनी चाहिए थी, वो बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो सेफ सिटी हमें चाहते हुए भी प्रोवाइड नहीं कर पा
रहा है, उनकी लीडरशिप के साथ हम, तो मेरा ये मानना है कि हमें टेक्नोलॉजी को अब यूज़ करना चाहिए अपने पुलिस प्रोसेसेस के अंदर। अब जिस तरह हमारे खिदमत मराकज़ हैं, अब देखें आज से कुछ साल पहले तक इसका बिल्कुल भी वो नहीं होता था। हमारे DIG हैं SN यूनुस, अभी CPO पिंडी हैं, वो ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, वो इसको लेके चले। अभी हमारे पूरे पंजाब के अंदर फिर IG साहबान जो आए हमारे पंजाब के, उन्होंने उसको ज़बरदस्त तरीके से ऑन किया, रेवोल्यूशनाइज हुआ। देखें कि हम लाखों लोगों को अपनी एक काउंटर के ऊपर हम जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारा पुलिस स्टेशन का सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर भी बड़ी ही बुनियादी किस्म की तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। यहाँ भी आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप फ़ायदा उठाएं। मिसाल के तौर पे आपका जो अभी हमने एक स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन एक IG साहब का है जो हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया है। उसमें हम कर ये रहे हैं, वो 50 थाने पूरे पंजाब में वो आइडेंटिफाई हुए, फिर उनका इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्तिताह किया और चीफ मिनिस्टर साहब उसको सुपरवाइज कर रहे हैं सारे प्रोजेक्ट को। उसमें हमने जो हमारे मौजूदा IG साहब हैं उन्होंने वो मियाँ वाली में प्राइम मिनिस्टर साहब से उसका इफ्तिताह करवाया। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपना जितना भी पुलिस का प्रोसेस है उसको सारे को मॉडर्नाइज करें। वो टाइम बाउंड ऑपरेशन, मिसाल तौर पर अगर आपने एक FIR करवानी है, आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, आप उस पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क पे जाएं, आप वहाँ जाके एक एप्लीकेशन दें, आपकी वहाँ मूवमेंट कैमरा कवर्ड हो, आपकी जो वहाँ एप्लीकेशन है वो टाइम बाउंड हो जब वो रिसीव हो, और फिर उस पर जो एक्शन हो वो भी टाइम बाउंड हो, और आपको फिर मैसेज आए कि जी ये आप इस काम के लिए आए थे, ये आपकी FIR है, ये दर्ज हो गई है, अब आपका ये IO है। फिर वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके साथ उसका लाइजॉन हो जाए, उनके लिए डेडिकेटेड रूम्स हो, उन रूम्स में फिर आगे वो पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चले। एक मतलब अब इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो ज़ाहिर है मैं शॉर्ट टाइम में नहीं बता सकता, लेकिन उस पूरे पुलिसिंग के सिस्टम को थाना लेवल पे रेवोल्यूशनाइज किया गया पंजाब पुलिस के अंदर। वो हमारे पायलट प्रोजेक्ट के जो है वो पुलिस स्टेशन हैं, वो लाहौर में भी हमारे वो चल रहे हैं, वो पूरे पंजाब के अंदर चल रहे हैं। अभी उनका ज़ाहिर है ये चूँकि पायलट प्रोजेक्ट है उसका ऑडिट होगा, फिर उसमें मजीद जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी कि अभी जो हमने प्रोसेस लॉन्च किए थे उससे पब्लिक को कितना फ़ायदा हुआ या कितने फ्लॉज हमारे सामने आए हैं, उनको हम मजीद इम्प्रूव करेंगे। अच्छा ये बताएं कि ये जो आप यहाँ पे स्टेप्स लेते हैं या इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो एक तो ये है कि आप यहाँ से खुद सोचते हैं और उसके फैसले कर लेते हैं, लेकिन कुछ होता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे भी आप मदद लेते हैं। तो जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है जिसमें एक ज़माने में पुलिस ऑफिसर बाहर भी जाते थे और वहाँ भी नई नई जो चीज़ें हो रही थी उसे देखते थे, जैसे अब टर्की की जो पुलिस का मॉडल एक हम यहाँ लेके आए, तो हमारे ऑफिसर जो हैं वो जो ट्रेनिंग का सिलसिला था वो इस वक्त किस स्टेज के ऊपर है? जी ये आपके सवाल को बड़ा अच्छा सवाल है, 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। सबसे पहला जनरल ट्रेनिंग के हवाले से है, उस पर बिल्कुल भी हमारा कोई फॉरेन एक्सपोजर ऑफिसर्स का उस तरह से नहीं है। अब होना ये चाहिए कि आपके स्कॉटलैंड यार्ड हो गया, आपका जो आपकी डेवलप्ड नेशंस हैं जिनका एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इन्वेस्टिगेटिंग सेटअप है इन्वेस्टिगेशन का, वहाँ हमारी जो पुलिस है वो वहाँ जाए, वो देखें कि जी किस तरह से वो लोग ट्रेनिंग्स कैसे करते हैं, एविडेंस कलेक्शन कैसे होती है, किस तरह से पूरा प्रोसेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फॉरेन ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं वो पुलिस के उस तरह से नहीं है, जिसकी वजह से आपका वो एक टनल व्यू रह जाता है, आप उस तरह से अपना व्यू ब्रॉडन नहीं कर पाते। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स थे जो हमने शुरू किया जिसमें डॉल्फिन और हमारा ARF, ये हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स है। अब ARF हमारा एंटी रॉयड फोर्स का एक टर्की से कॉन्सेप्ट आया, उस पर हमने फोर्स की। मैं कहता हूँ ये अनप्रेसिडेंटेड फोर्स है, इससे अच्छी ज़बरदस्त फोर्स जो है वो लाहौर में नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उसके साथ जुड़ा हुआ जो सेटअप था पूरा कि इनका एक पूरा हेडक्वार्टर बनना है, इनकी एक पूरी MT आनी है, वो प्रोसेस जो है वो स्लो हो गया। अभी IG साहब जो हमारे करंट IG साहब हैं शोएब दस्तगीर साहब, इन्होंने बड़ी भरपूर एफर्ट की है, चीफ मिनिस्टर साहब ही वॉज वेरी काइंड, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया। अभी वो फिर उसमें उन्होंने हमें बहुत सारा फंड्स भी दिया, अब हम उसमें नए सिरे से अब उसमें एक जान डाल रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो नए आते हैं और फिर आगे कुछ अर्से चलते हैं नाकाम हो जाते हैं, इसके पीछे सिर्फ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होती हैं या माइंडसेट भी पीछे होता है ना? एक माइंडसेट मुझे पुलिस के अंदर ये नजर आता है कि वो समझता है कि जो पहला सिस्टम है उसी को रहना चाहिए और नई चीज़ें जो नहीं आनी चाहिए। तो अगर कोई आ जाए तो उसको फिर शायद अंदर इंटरनली उसको फिर उसे सक्सेस जो है उसे नहीं मिले, इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है? आपकी बात ठीक है, आपको बिल्कुल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब भी चेंज आती है तो रेजिस्टेंस तो उसको फेस करनी पड़ती है। अब अगर मैं आपसे आपके सवाल के कॉन्टेक्स्ट में डॉल्फिन की बात करूं तो उस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। मैं आई वाज SP डॉल्फिन फॉर 1 ईयर, जब ये बनी है तो मैं 1 साल इसका SP रहा। मैंने इस फोर्स के साथ खुद डॉल्फिन का यूनिफॉर्म पहन के मोटर बाइक पे इनके साथ पेट्रोलिंग की। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। हाँ, इस पे इसकी कॉस्ट और बाकी चीज़ें जो वो बाइक्स आई और जो बाकी चीज़ें आई उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो था ये बड़ा ज़बरदस्त था कि जी आप पूरे लाहौर के अंदर एक ऐसी मॉडर्न फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की फोर्स लेके आए जो क्राइम को भी प्रिवेंट करे और किसी इवेंचुअलिटी पे रिस्पॉन्ड भी करे। इसको फिर डबटेल किया गया सेफ सिटी के साथ, जो कैमराज लगे हुए हैं, फिर उनका जो एक LT का पूरा
सिस्टम है, तो बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब उसमें भी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब उसकी एक रेकरिंग कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी की आपको पता है एक रेकरिंग कॉस्ट है, फिर उसमें जो मोटरसाइकिल्स हैं उनसे जुड़ा हुआ जो रिपेयर है, जो पार्ट्स हैं उनकी अपनी एक कॉस्ट है, वो सारी की सारी नेचुरली ये भी हमें देखना चाहिए कि अच्छा, पुलिस में एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि जनाब ये जो फंडिंग आप लगा रहे हैं, नई नई फोर्सेज बना रहे हैं, अगर आप अपने थाने का जो यूनिट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, और प्लस ये है कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को अगर स्ट्रॉन्ग कर लें, तो ये जो मुलज़मों को पकड़ना है, अगर इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो साइंटिफिक रिसर्च पे चली यानी उसकी बुनियाद उस पर चली जाए, तो मुजरिम अगर पकड़ लिए जाएं तो फिर शायद इसकी भी ज़रूरत नहीं रहती। ये तो देखे ना, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन ये जो हमारे डॉल्फिन्स है ये तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स भी है ना, तो एक ही एस्पेक्ट नहीं है सिर्फ मुलजिम पकड़ना। अब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपका किसी एक आदमी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ आपका झगड़ा हो जाता है, अब आपको पुलिस की हेल्प की जरूरत है, आप कॉल करें और आधा पौना घंटा आपके पास पुलिस ही ना आए, और अगर आए भी तो एक कांस्टेबल आ जाए जो इनके माबैन फैसला ही आपके माबैन ना कर सके, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन वाली एफर्ट है वो सिर्फ मुल्ज़िमान के लिए है। आप ये देखें कि हमारे मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस हैं। अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, आपने भी अपने शहरियों को एक मॉडर्न पुलिस देनी है जो न सिर्फ रिस्पॉन्सिव है, टाइमली रिस्पॉन्सिव है, बल्कि वो एक ऐसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ वो इक्विप्ड है कि आप जब भी उनकी मदद आप उनको बुलाते हैं तो वो आपके देन एंड देयर आपका मसला हल करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलाने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि जी आप एक के फंड्स को चैनलाइज करके दूसरे पे लेके जाएं तो वो इस एरिया फिर आपका अनएड्रेस्ड रह जाएगा। तो आपने साइड बाय साइड इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। अच्छा, ये जो पुलिस का एक इमेज है, मतलब ईद उल फितर है और लोग मोहब्बत से मिलते हैं सबसे, और पुलिस वाले भी भाई हैं, सारे मिलना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले को मिलते हुए मोहब्बत से मिलना भी चाहिए तो एक खौफ होता है। मसलन मैं अगर नमाज़ पढ़ के निकला हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि यार ये ड्यूटी पे खड़ा मैं इसे मिल लूँ, तो मेरे अंदर एक फ़ियर का भी एक एलिमेंट रहेगा कि ऐसे गले तो मिल लूँ, लेकिन फ़ियर भी साथ रहेगा। वो फ़ियर कैसे ख़त्म हो सकता है? वो तो आपने जो पहले सवाल किया था ना निज़ाम के बदलने की, तो वो मेरा तो तभी ये था कि आपको ऐसा पुलिसिंग का एक सिस्टम लेके आने की ज़रूरत है कि जो पब्लिक फ्रेंडली हो। तो वो लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। थोड़ा सा अब मैं एक ऐसे इशू पे भी बात करना चाहूँगा जिस पे हम झिझकते हैं ऑन कैमरा बात करते हुए। बात यह है कि कुछ एक नेशनल कंडक्ट और एक नेशनल कैरेक्टर भी एक चीज़ होती है। आप ये देखें, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जहाँ हमारी अपनी फोर्स में बहुत सारी खामियां, वहाँ हमें माशरे में भी बहुत सारे लोगों की तरफ से ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप ये देखें कि हम लोग जब पाकिस्तान से बाहर किसी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हम कतार में खड़े हो जाते हैं। वहाँ जब हमें कोई पुलिस ऑफिसर रोके तो हम फ़ौरन 1 मिनट भी नहीं लगाते और वो बिल्कुल साइड पर और बिल्कुल सीधे हो। यहाँ आप देखें कि हम में से हर एक बंदा ये चाहता है कि मेरे साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो, मैं अबव लॉ हूँ। क्या आप ये बताएं कि एज अ एंकर आप माशरे के अंदर ये टेंडेंसी नहीं देखते? बहुत ज़्यादा, और ये बढ़ भी रही है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, क्या ये तो इसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है ना कि जनाब क्योंकि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि अगर मुझे थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिल जाएगा तो शायद इस तरह इंसाफ मिल जाए। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये एक माइंडसेट है और उसमें हमारी एलीट का बड़ा रोल है। आई वुड फ्रैंकली एडमिट कि जब हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि जी आप लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में आप उनको जी इशारों से भी गुजारें कि जी सबके लिए ट्रैफिक रोक के ही गुजरें, फिर आप ये कहें कि जी अब ये थाने में जाएं तो इनके लिए जो है वो सारे लोगों को साइड पे करके इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें, तो उससे तो फिर जाहिर है एक जनरल एक रिजेंटमेंट तो लोगों में आएगी। मेरा ज़ाती तौर पर मानना ये है कि पब्लिक को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जब तक हम सिस्टम को फॉलो करेंगे मिन हैसुल कौम। अब आप लॉकडाउन की मिसाल ले लें, मुझे ये बताएं कि कहाँ किस जगह पे लॉकडाउन को ऑनर किया लोगों ने? क्या ये लोगों की अपनी भलाई के लिए नहीं था? क्या ये हम लोगों को सेहतमंद रखने के लिए लॉकडाउन नहीं प्लेस किया हुआ था? मुझे ये बताएं कि कितने लोगों ने इसको जो है वो सीरियसली लिया है? वो ईद पे शॉपिंग देख लें, अंदाजा हो जाता है। तो फिर अब देखें, अब जब मैं जो बात करना चाह रहा था कि हमें एज अ नेशन अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द लोगों को एजुकेट करना है कि ये जब तक देखें कानून सिर्फ पुलिस डंडे से इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती। अगर आप ये कहें कि लॉकडाउन में मैं जाके दुकानों में दुकानदारों को डंडे मारना शुरू कर दूं, मुझे ये बताएं हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। ये तो खुद एक पाकिस्तान के शहरी ने ये फैसला करना है कि मेरी गवर्नमेंट ने अगर ये डिसाइड किया है तो मेरे भले के लिए डिसाइड किया है और मैं इसको अपनी ज़ात पे भी इंप्लीमेंट करूँ और फिर भी दूसरों में भी देखूँ। अब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, जब भी कोई बाहर अपनी गाड़ी से कोई गन फेंक रहा होता है तो बाकी लोग उसको तज़ीक की नज़र से नहीं देखते। क्या उसकी गाड़ी में वापस गन नहीं फेंक देते कि तुमने क्यों फेंका? मुझे ये बताएं कि यहाँ आप किसी को टोक सकते हैं बाहर गन फेंकने से? या ये हमारे अब देखें, हम उस माशरे में रहते हैं कि जहाँ हम लोगों की फलाह के लिए अगर पानी का कूलर लगाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली गिलास आप जंजीरों से बांध के जाते हैं। आप
आप बैंकों में पेंसिल आप लोगों के लिए रखते हैं तो वो भी धागे से बांध देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसके लिए कोई इसमें यहाँ पुलिस की जरूरत है? ये तो एक नेशनली हमें ये एक मुहिम चलाने की जरूरत है। ये एक नेशनल कैरेक्टर है जिसे बदलना। मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल हमें अपने बच्चों से ये शुरू करना है कि हम अपने बच्चों पे का मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं जब ये गाड़ी पे मेरा ड्राइवर जा रहा होता है, जब मैं बैठता हूँ तो मैं इसको पहली बात ये बताता हूँ कि इमरजेंसी के अलावा अगर तुमने कोई ट्रैफिक की वायलेशन की तो मैं तुम्हें जुर्माना खुद करूंगा, तुम्हें सस्पेंड करूंगा। बात ये है कि जब मेरा ड्राइवर ये समझे कि जी मैं अब एक चूंकि एसएसपी का ड्राइवर हूं तो मेरे लिए कोई कानून नहीं है, तो बस फिर तो खत्म हो गया ना सिस्टम। तो हमें अपने घर से ये शुरू करना है, अपने बच्चों से ये शुरू करना है, अपनी फैमिली से ये शुरू करना है कि हम पे ज्यादा बर्डन ऑफ प्रूफ है। देखिए मेरे बच्चों पे और मेरी फैमिली पे ज्यादा बर्डन ऑफ प्रूफ है कि हम ज्यादा लॉ अबाइडिंग हो। और अभी जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है, आप देखें इसमें अगर हम ये एक मुहिम चलाएं कि हम सारे मिल के कानून को फॉलो करें, जब तक हम इस पे अमल नहीं करेंगे ना तो आप भूल जाएं। मेरा ये मानना है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जिस माशरे से इंसाफ ख़त्म हो जाए वो माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। खूबसूरत बात है इस वक्त फैसल साहब की, जिस माशरे में इंसाफ ख़त्म हो जाए वो तबाह हो जाता है, वो नहीं रहता। और साथ साथ कि हमें लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना चाहिए। लेकिन वक्त तो नाज़रीन फिर एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं और फिर जब मैं वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन ये है कि अब हम थोड़ी सी लोकेशन चेंज करेंगे और वहाँ पर बात करेंगे इनके साथ और जानेंगे कि जो ईद के हवाले से इस वक्त लाहौर पुलिस जो है वो क्या कर रही है। इनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा वेलकम करते हैं। अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा कि इस वक्त अगर मैं बात करूं लाहौर पुलिस की ईद के ऊपर, छुट्टियां भी हैं इसके बाद, तो ओवरऑल कितनी पुलिस लगी हुई है और ख़ास तौर पर ये जो स्नैचिंग है, रॉबरी है, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसकी रोकथाम के लिए आपने क्या किया? एक तो हमारे को टोटल 8,000 के करीब जवान हैं जो ईद की ये जो हमारी जितनी भी हैं उन पे हम ड्यूटी देंगे। इसमें मार्केट ड्यूटी है, मसाजिद की ड्यूटी है, इसके अलावा क्राइम के हवाले से हमारी डिप्लॉयमेंट है, वन व्हीलिंग के हवाले से हमारी डिप्लॉयमेंट है। फिर इसमें मार्केट्स में चूँकि रश बढ़ जाता है तो वहाँ क्राइम के अलावा जनरली भी वहाँ हम अपनी प्रेजेंस रखते हैं। तो टोटल 8,000 लोग होंगे। स्पेसिफिकली जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा क्राइम के हवाले से, उसमें हमने स्पेशल पेट्रोलिंग का इसमें बंदोबस्त किया हुआ है। हम इसमें कोशिश ये करते हैं कि जो ATM मशीन्स हैं हमारी, उनके इर्द गिर्द जो हमारी बड़ी मार्केट्स हैं, जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, बड़े प्लाजाज हैं, उनके इर्द गिर्द और जनरली जो मार्केट जहाँ ख़वातीन और बाकी लोग आ रहे होते हैं वहाँ हम अपनी प्रेजेंस रखें, हमारे पेट्रोलिंग यूनिट्स वहाँ मौजूद रहें ताकि जब तक ये लोग वहाँ ख़रीदारी करते रहें तो पुलिस की प्रेजेंस वहाँ रहे। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एक और चीज़ है वो है SOPs को इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको लगता है कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं और अब जिस तरह लोग अब बाहर आ चुके हैं तो प्रैक्टिकली मुमकिन है कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए? देखें, इसमें हम पुलिस की तो भरपूर कोशिश होती है कि हम इन तमाम SOPs को इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसमें प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब अगर मैं आपको बाज़ार की बात करूं तो अब जो मार्केट्स खुली हैं सारी की सारी, अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि हम जाके और सख्ती करें दुकानदारों के साथ और दुकानें बंद करवा दें और वहाँ से लोगों को हटा दें। अब वो उससे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाएगी, आपको पता है। फिर हम वहाँ लाठी चार्ज करें, सख्ती करें, तो वो एक उसका एक अपना आपको पता है कि वो भी एक नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम फिर इनसे जो है वो बातचीत करें, नहीं मानते तो फिर हम खामोश हो जाएं। अब मुझे बताएं कि इसके अलावा तीसरी और क्या ऑप्शन है? चलें। अच्छा, ज़िंदगी में इंसान जब कामयाबी हासिल करता है तो उसके पीछे गैर महसूस तौर पर या महसूस तौर पर कुछ लोग होते हैं। आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे लोग हैं? मेरे वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं जिन्हें मैं कहूँगा, दोस्त हैं, फैमिली है, और मेरा ख़्याल है कि मेरी तमाम कामयाबियाँ जो हैं वो मैं उनके, बाकी मैं एक और अल्लाह से जो मेरी वो होती है कि मैं अपनी सोच को पॉजिटिव रखता हूँ, कोशिश करके। मैं इसको ख़ास करके लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि मैं कोशिश करके अपनी सोच को पॉजिटिव रखता हूँ, अल्लाह की तरफ रुख करके कोशिश करता हूँ ज़िंदगी गुजारूँ, नौकरी करूँ उसकी तरफ रुख करके, और बस फिर बरकत ही बरकत रहती है। अच्छा, ईद जो है एक स्पेशल हमारा त्यौहार है और पूरा साल इंतज़ार भी करते हैं मुसलमान जो है।
एक ख़ास गिफ्ट होता है ईद के ऊपर हर किसी के लिए कोई ना कोई। तो पुलिस के साथ चूँकि आवाम का रब्ता रहता है और असल मसला ही खुश अखलाक़ी का या एक रवैये का रहता है, तो क्या सिर्फ एक दिन के लिए ईद की छुट्टियों के अंदर आपके ख्याल में कोई ऐसा आइडिया है जो आप अपनी फ़ोर्स को कहें कि कुछ प्यारे से जुमले जब वो पब्लिक से मिलें वो पब्लिक से कहें ताकि उसको फिर पब्लिक भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आका पाक सल्लम जिनकी हम उम्मत में से हैं, उनके अखलाक और उनकी जब सीरत पे हम नज़र डालते हैं तो उनकी शख्सियत का जो एक तसव्वुर ज़हन में उभरता है वो इतना हसीन है कि इंसान उनके तसव्वुर में खो जाता है। हर मुसलमान को और बिलखसूस मेरी फ़ोर्स के जवान से मेरी ये तवक्को होगी कि वो उसी हसीन तसव्वुर को सामने रखते हुए लोगों से बातचीत करें। और एक कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन विद मोहम्मद जिसको मैं इस तरह से थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि जब भी आप किसी सिचुएशन में फंसें तो आप ये देखें कि इस सिचुएशन में हमारे आका होते तो वो किस तरह से जो है वो सिचुएशन में, तो उसमें आप जब लोगों से मामलात आपके मिलने के होते हैं तो उसमें देखें कि हमारे आका कितने खुश अखलाक थे, कैसे लोगों को एक कदम बढ़ के जो है वो वेलकम करना, जो उनकी ज़िंदगी का एक जो तसव्वुर है उसको सामने रख के जब आप अपनी नौकरी करेंगे तो आपकी आधी मुश्किलात वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। आप मुस्कुराते चेहरे के साथ एक बड़ी ही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आप लोगों के मसाइल को सुन, क्योंकि हमारे पास डॉक्टरों की तरह हमारे पास भी जो लोग आते हैं वो मुसीबत ज़्यादा लोग होते हैं। आपका रवैया उनके लिए एक ऐसा कंधा साबित हो कि जिस पे सर रख के वो रोएं, अपने दिल की भड़ास निकालें। आधा मसला उनका आपके रवैये, अच्छे रवैये से ही हल हो जाएगा। बाद में फिर जितना भी प्रोसेस है वो हो। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी तमाम अपने जितने भी जवान हैं कि आप जब जनरल पब्लिक से मिलें तो ऐसे मिलें कि मेरे आका खुश हों, आप ऐसे मिलें कि आपको वो दुआएं देता हुआ जाए। बड़ी खूबसूरत बात और बड़ी नुक्ते की बात इन्होंने कर दी आज, और मेरा ख्याल अगर पुलिस वाले इस पर अमल कर लें तो पब्लिक और जो पुलिस का एक जो बहुत बड़ा जो गैप है वो ब्रिज हो सकता है। वो ये है कि मुसीबत ज़्यादा जब पुलिस के पास आते हैं तो अगर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो उस कंधे पे अपना सर रख के अपने दुख बता दें तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो है एक रेवोल्यूशन आ सकता है इस पूरी सोसाइटी के अंदर। अच्छा, दुनिया में कहाँ कहाँ गए जी? मैं ज़्यादा नहीं फिरा, यूएई गया हूँ, एक दफ़ा उम्रा करने गया था। उम्रे के साथ फिर मेरे वो चचा पोस्टेड हैं रियाज़ में कम्युनिटी वेलफेयर अटैची, तो रियाज़ उनके पास ठहरा कुछ दिन और फिर वहाँ से दुबई, और बस इसके अलावा अभी कहीं और नहीं गया। आपको हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ ऐसी लगती है जो आपको लगता है कि यार ये दूसरी जो नेशंस हैं उन्होंने अपना ली, अगर हम अपना लें तो हम पाकिस्तान एक तरक्की कर सकता है, एक स्टेटस को की हालत से निकल के ऊपर आ सकता है? मेरा ख्याल है कि हमें अपनी इखलाकी तरबियत पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। इखलाकी सूरत हाल हमारी बड़ी ही नागुफ्ता है, बहुत बुरी हालत है। हम झूठ बोलते हैं और डंके की चोट पे झूठ बोलते हैं, हम फ्रॉड करते हैं, हम मतलब ये चीज़ें मुझे सख्त जो है ना परेशान करती हैं कि हम वो कदावर लोग हमारी माशरे से ख़त्म होते जा रहे हैं। ये बोनों का माशरा बनता जा रहा है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इस बोनों के माशरे में जब आप किसी कदावर शख्सियत की तलाश में निकलते हैं तो मीलों और घंटों सफ़र के बाद भी आपको बंदा नहीं मिलता। ये बड़ा अलमी है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बोने तो समझ रहे हैं जिनको, हमारा मीडिया जो है, मुझे अक्सर लोग ये शिकायत भी करते हैं कि हम अपनी हर चीज़ को क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं सारा दिन, हम अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, हम अपने पर्सनैलिटीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। शायद हमने ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिसिज्म शुरू कर दी है। लोग आज भी मौजूद हैं, कदावर लोग आज भी मौजूद है, ढूंढने की ज़रूरत है। देखिए, मेरा जो क्रिटिसिज्म है वो अपने ऊपर है कि हर इंडिविजुअल जो है वो ये सोचे और अपनी ज़ात पे इसको लागू करे। मैं तो लोगों की तरफ जा ही नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि मुझे आप बताएं कि आपके इर्द गिर्द कौन सा ऐसा बड़ा नाम है जो आप आलमी सतह पे पाकिस्तान में ले सकते हैं कि जी ये एक बड़ा आदमी, अभी हमने पिछले 2001 से लेके 2010 की दिहाई में आपने कौन सा बड़ा आदमी पैदा किया है? आपने कोई बड़ा पेंटर पैदा किया है, आपने कोई बहुत बड़ा शायर पैदा किया है। अब आप देखें ना, आपके जितने बड़े बड़े शायर हैं जो अभी कब्रों में चले गए, उनके बराबर का कोई शायर बहुत कम हैं, पेंटर भी हैं बहुत कम है। लेकिन वो जो पाकिस्तान जहाँ 50, 60, 70s में जहाँ खड़ा हुआ था, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि वो शख्सियात क्या अभी आपके माशरे में उस लेवल की मौजूद हैं या नहीं? बहुत ज़्यादा हालात जो हैं इसमें हवाले से इन्हतात पजीरी हमने देखते हैं हर सोसाइटी में। अच्छा, ये बताएं आपका आइडियल कौन है? मैं तो अगर मैं कहूँ मेरे आइडियल तो वही हैं जिनकी अब उम्मत है।
मैं उससे आगे तो बस वही हैं, वही मेरे आइडियल हैं। आक़ा पाक सल्लम, उनको ही मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी आप कहूँ कि हर तरह की सूरत हाल में वही हैं जो मुतमई नज़र हैं, वही आइडियल है। चिल्ड्रन कितने हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे की उम्र कितनी है? वो 7 साल का है। यानी अभी तो छोटा, उसे भी पुलिस में लाएंगे? नहीं, वो उस पर मैं छोड़ूंगा जहाँ वो जाना चाहे, जो काम करके वो एंजॉय करे, मैं उसको कहूँगा वो प्रोफेशन अडॉप्ट करे। अच्छा ये बताएं कि 3 बेटे हैं आपके, ठीक हो गया, और तीनों अभी तो नहीं पता आपको। एक तो ये है कि आप उन पे छोड़ दें वो जो बनना चाहते हैं, लेकिन बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, क्या आपका दिल नहीं करता कि आपको उनमें से कोई एक बेटा आपकी तरह पुलिस ऑफिसर बने? नहीं, मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। दे शुड मेक देयर ओन चॉइस, और उनको अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से गुजारनी चाहिए। और ज़िंदगी बंदा ऐसी गुजारे कि फिर वो भरपूर हो, वो एंजॉय करे ज़िंदगी। और जब आप ज़िंदगी गुजार के, मेरा ये मानना है कि जब आप मौत के करीब हों तो आपके तकिए के नीचे काश का एक ढेर ना लगा हुआ हो। काश नहीं होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में। ऐसी भरपूर ज़िंदगी गुजारें कि जब आप मरने के करीब हों तो फिर आपको पता हो कि मैं जी चुका अपनी ज़िंदगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं थोड़ा सा इसमें जानना चाह रहा हूँ कि आप इंजीनियर और आपने CSS करके इस फोर्स में अगर आपने का आइडियलाइज़ करते हैं या आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोई बेटा उसी तरह इस फोर्स को उसको आइडियलाइज़ नहीं करते कि आपका बेटा भी इस फोर्स में आ जाए? मैंने कहा ना कि उसकी शख्सियत ये तय करेगी, मैं उस पर कुछ नहीं थोपूंगा। अगर उसको लगे कि वो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बन सकता है, उसकी शख्सियत एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के तौर पे आवाम की खिदमत कर सकती है, तो उसको बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन अगर वो ये चाहे कि जी मैंने क्रिकेटर बनना है, अगर वो ये चाहे कि जी मैंने पेंटर बनना है, वो चाहे मैंने शायर बनना है, तो मैं उसको वो करने दूंगा जो उसका मन करता है। ईद के दिन है और जब आप ड्यूटी करके ये ईद की छुट्टियों के बाद जाएंगे घर, तो सारी बात है डेफिनेटली आपकी फैमिली आपको मिस भी करेगी, उस तरह आप टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये जो टाइम आप इधर दे देते हैं फोर्स को, उसको कंपनसेट कैसे करते हैं? कॉम्पनसेट इसी तरह करता हूँ कि जब मैं जाता हूँ तो फिर बच्चों के साथ कोशिश करता हूँ टाइम गुजारूँ। और साल में कोई कोशिश यही होती है कि हर 2-3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कोई 3-4 दिन ऐसे हों कि जो मैं फिर बिल्कुल डेडिकेटेड वो अपनी फैमिली के लिए रखूँ, अपने पेरेंट्स के लिए रखूँ, वो मैं निकालता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अभी जिस तरह मैं ईद पे अगर जाता हूँ तो तकरीबन 2 महीने बाद मेरी होगी मुलाकात अपनी फैमिली जो मेरे पेरेंट्स हैं और उनके साथ एक तफसीली 2-3 दिन के लिए, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि उसी में कॉम्पनसेट जितना कर सकें। हर इंसान के कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं, आपने कुछ टारगेट्स तो अचीव कर लिए हैं, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, अगले टारगेट्स क्या हैं? देखिए, मेरा तो एक बुनियादी जो पुलिस ऑफिसर के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने इस डिपार्टमेंट को रिफॉर्म करना है। इसमें वो तब्दीलियाँ लेके आनी हैं कि जिससे हमारी क्लाइंटेल, हमारी पब्लिक हम पे एतमाद का इजहार करे। मेरा ये मानना है कि जब तक पब्लिक हम पे अपने एतमाद का इजहार नहीं करेगी, हम आसमान से सितारे भी तोड़ के ले आएँ तो वो यूज़लेस हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा अगर आप कहें कि आगे क्या टारगेट है, तो वो यही है कि हमने अपने प्रोसेसेस को कैसे इम्प्रूव करना है, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, उसमें जितनी भी एफर्ट है, जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, उन पे एक मुसलसल आप कह लें कि ये काम है जो करना है, वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। लाहौर जैसे शहर में आप हैं, यहाँ के तो लोग खाने पीने वाले बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खाबे और खाने खाते हैं, तो आप भी इसी तरह ही हैं? जी, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, खाने का भी शौकीन हूँ। आप फिज़िकल एक्सरसाइज जब आप करते हैं, आपको पता है, तो फिर आपको भूख भी लगती है, तो मैं खाने का शौकीन हूँ। देसी खाना बड़े शौक़ से खाता हूँ और हर तरह से जो यहाँ की हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, पाए, कढ़ाई, हर चीज़ जितनी भी वो सारी ट्राई करता हूँ शौक़ से। दोस्तों के साथ भी कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल मैं तो बड़ा ये तमाम चीज़ों को हज़म करना तो मुश्किल होता है ना? नहीं, मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, कोशिश करता हूँ हफ्ते में 5-6 दिन में तो प्रॉपर हज़म हो जाती है, कोई इशू नहीं होता उसमें। अच्छा, अपनी फोर्स के लिए कोई मैसेज, चूँकि प्रोग्राम हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अपनी फोर्स के लिए क्या मैसेज है और इसके साथ साथ पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? मेरा पैगाम सिर्फ मोहब्बत है। हम में अगर किसी चीज़ की इस कौम में कमी है, वो मोहब्बत की है। एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें। जितनी भी मेरी पुलिस की फ़ोर्स है, उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी पब्लिक के लोग हैं, उनको मोहब्बत दें, खुशियाँ बांटें, लोगों को आसानियाँ दें, लोगों में सुकून बांटें, और फिर आपके लिए भी सारी चीज़ें उसी तरह अवेलेबल होंगी। नाज़रीन, फैसल शहजाद साहब, SSP ऑपरेशन, इनकी सबसे इस प्रोग्राम के अंदर जो अगर मेरी ज़ात के हवाले से पूछेंगे, मुझे सबसे एंड पे जो इनका मैसेज है, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है, मीनिंगफुल मैसेज है कि मोहब्बत जो है वो बांटें। मोहब्बत बांटेंगे तो ये सोसाइटी जो है अमन की तरफ चली जाएगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।